सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, हम ये कैसे पता लगा लेते हैं कि किसी चुनाव को लेकर पूरा का पूरा देश क्या सोच रहा है? क्या ये सच में मुमकिन है? मतलब करोड़ों लोगों से पूछना? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। हिंट ये है कि हम हर किसी से पूछते ही नहीं हैं। और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक नामुमकिन सा काम क्यों है। मतलब आखिर हम हर किसी का सर्वे कर क्यों नहीं सकते? देखिए, स्टैटिस्टिक्स की भाषा में जिस पूरे ग्रुप के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, मान लीजिए किसी देश के सारे वोटर्स, तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। और ये तो साफ है कि इतने बड़े पॉपुलेशन के हर एक इंसान तक पहुंचना, वो प्रैक्टिकली नामुमकिन है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है एक साइंटिफिक शॉर्टकट, जिसे कहते हैं सैंपलिंग। चलिए अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। यहाँ पर ना सैम्पलिंग का एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स सामने आता है। कहा जाता है कि एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया सैंपल एक खराब तरीके से की गई जनगणना से कहीं ज़्यादा सटीक नतीजे दे सकता है। मतलब सोचिए, कम लोगों से सही तरीके से पूछना करोड़ों लोगों से गलत तरीके से पूछने से कहीं बेहतर है। तो आखिर ये सैंपलिंग है क्या भला? आसान भाषा में ये किसी बहुत बड़ी आबादी में से कुछ लोगों का एक छोटा सा ग्रुप चुनने का प्रोसेस है। और मकसद ये होता है कि ये छोटा सा ग्रुप उस पूरी आबादी की सोच को सही सही दिखाए, एकदम आईने की तरह। सबसे बढ़िया उदाहरण है, जब हम सूप बनाते हैं तो पूरे पतीले का स्वाद जानने के लिए बस एक चम्मच चखते हैं, है ना? बस सैंपलिंग भी कुछ वैसा ही है। और ये इतना ज़रूरी क्यों है? अरे भाई, सबसे पहली बात तो ये कि ये प्रैक्टिकल है। हर किसी से पूछना तो नामुमकिन है। दूसरी बात, इससे बहुत सारा टाइम और पैसा बचता है। और जैसा हमने अभी देखा, सही तरीके से किया जाए तो ये ज़्यादा सटीक भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इससे हमें एक छोटे से ग्रुप से मिली जानकारी को पूरी आबादी पर लागू करने की पावर मिल जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस कमाल के शॉर्टकट में एक छिपा हुआ पेंच भी है, एक इनएविटेबल एरर, एक ऐसी गलती जिससे बचना मुमकिन ही नहीं। इसे ठीक से समझने के लिए चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और नजर डालते हैं एक बहुत ही मशहूर सर्वे पर, 1936 का लिटरेरी डाइजेस्ट पोल। पता है उन्होंने कितने लोगों का सर्वे किया? 24 लाख लोगों का। आप सोच सकते हैं, 2.4 मिलियन। उस जमाने में ये अब तक का सबसे बड़ा सर्वे माना जाता था। और नतीजा क्या निकला? पोल ने भविष्यवाणी की कि लैंडन 57% वोटों के साथ आराम से जीत जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? असल में रूजवेल्ट 62% वोटों से जीते। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये एक जबरदस्त नाकामी थी। सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कहाँ? इसका जवाब छिपा है सैम्पलिंग एरर में। ये कुछ नहीं, बस एक सैंपल के रिजल्ट और पूरी पॉपुलेशन की असली सच्चाई के बीच का छोटा सा फर्क है। और जानते हैं क्या? ये होना तय है, ये तो होगा ही। जब भी हम पूरी आबादी की जगह उसके एक छोटे से हिस्से को देखेंगे तो ये एरर हमेशा हमेशा रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये गलती होनी ही है तो फिर रिसर्चर्स इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? इस पर काबू कैसे पाया जाता है? अच्छा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सर्वे आता है जो कहता है कि 55% लोग एक नई पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी अभी सीखा, ये 55% का आंकड़ा पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। इसमें थोड़ी गुंजाइश तो होगी। और इसीलिए रिसर्चर्स हमें एक और बहुत ज़रूरी चीज़ बताते हैं, मार्जिन ऑफ एरर, मतलब गलती की गुंजाइश। मान लेते हैं इस केस में ये है ±3%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि असली सपोर्ट 55% से 3% कम यानी 52% और 55% से 3% ज़्यादा यानी 58% के बीच कहीं पर है। तो ये जो मार्जिन ऑफ एरर है, ये हमें एक रेंज देता है, एक दायरा बताता है जिसके अंदर असली सच्चाई के होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। यहाँ एक और ज़रूरी बात समझनी होगी, सारी गलतियाँ एक जैसी नहीं होती। एक होता है सैम्पलिंग एरर, जो इसलिए होता है क्योंकि हम बस एक सैंपल से बात कर रहे हैं। इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लेकिन एक और खतरनाक चीज़ होती है, नॉन सैम्पलिंग एरर। ये तब होता है जब सर्वे के सवाल ही खराब हों, लोग जवाब न दें या सर्वे करने का तरीका ही गलत हो। और जानते हैं, 1936 वाले लिटरेरी डाइजेस्ट पोल की नाकामी की असली वजह यही नॉन सैम्पलिंग एरर था। उन्होंने ज़्यादातर अमीर लोगों से पूछा था, जो उस वक्त रूजवेल्ट के सपोर्टर थे ही नहीं।
सैंपल बड़ा था पर था गलत। तो फिर अच्छी रिसर्च में सैम्पलिंग एरर को कम कैसे किया जाता है? इसके कुछ तय तरीके हैं। पहला, सैंपल का साइज बढ़ाया जाता है। दूसरा, ये पक्का किया जाता है कि सैंपल एकदम रैंडमली चुना जाए, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, हर किसी के चुने जाने का बराबर चांस हो। और तीसरा, ये भी देखा जाता है कि पॉपुलेशन के हर जरूरी ग्रुप के लोग सैंपल में सही अनुपात में शामिल हो। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इन सब बातों का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? पोल्स से लेकर सरकारी पॉलिसीज तक ये सब हमें कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि सैम्पलिंग और एरर को समझना हमें एक स्मार्ट रीडर बनाता है। हम सिर्फ हेडलाइन नहीं पढ़ते, हम उसके पीछे की कहानी को समझते हैं। चाहे वो चुनाव की बात हो, पब्लिक ओपिनियन हो या फिर कोई नई पॉलिसी, ये समझ हमें एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनाती है। तो अगली बार जब भी कोई पोल या सर्वे देखें, तो रुककर एक सवाल जरूर पूछिएगा। और वो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कितने लोगों से पूछा गया, बल्कि ये होना चाहिए कि उनसे पूछा कैसे गया। उम्मीद है इस बातचीत के बाद अब इसका जवाब